हेलो, गुड इवनिंग इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। स्वागत है आपका हमारे खास शो वर्ल्ड एट 4 में। इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश को पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे कि क्या कुछ आपके लिए आज खास है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड एट 4 में अमेरिका के टैरिफ प्लान की, जिसमें ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देश, खास तौर पर भारत और चीन पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। क्या रूस से व्यापार करना अब और महंगा पड़ेगा? अमेरिका की नई टैरिफ रणनीति ने हलचल मचा दी है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। ऐसे में ट्रंप अचानक ऐसे फैसले क्यों लेते हैं? ट्रंप इतने वियर्ड क्यों हैं? ये भी आपको बताएंगे। अगली खबर में आज हम बात करेंगे जापान की, जहां पर पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो रहा है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इशिबा ने नवंबर 2024 में ही जापान के पीएम के तौर पर शपथ ली थी और सिर्फ 10 महीने बाद उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। 1 साल का टेन्योर भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ये फैसला लिया? इसके साथ ही आपको बताएंगे जापान में ट्रेड को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है, अमेरिका क्या कह रहा है, जापान अमेरिका का क्या ट्रेड बिजनेस है, क्या ट्रेड वजह है जापान के पीएम के इस्तीफा देने की, ये भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर में आज हम बात करेंगे भारत के एनएसए अजीत डोभाल की। ट्रंप भले ही टैरिफ का ट्रंप कार्ड क्यों न खेल रहे हो, लेकिन भारत ने इस बार गेम ही बदल दिया है। भारत की खुफिया और रणनीतिक एजेंसियों ने पहले ही एक लिस्ट तैयार कर ली थी उन देशों की जिनसे अमेरिका के साथ रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। जब ट्रंप टैरिफ की तलवार लहरा रहे थे, भारत चुपचाप अपनी रणनीति बना रहा था। बात करेंगे भारत ईरान के बीच नई इबादत की। भारत ईरान के साथ मिलकर कैसे विकास के रास्ते खोल रहा है, ये भी आपको बताएंगे। कल एनएसए अजीत डोभाल की बात ईरान से हुई है, क्या बात चाबार पोर्ट को लेकर हुई है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर वर्ल्ड एट 4 में अमेरिका से जुड़ी, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी, उनके टैरिफ प्लान से जुड़ी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ को लेकर चर्चा में है। अमेरिका ने फिर से रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। व्हाइट हाउस में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो रशिया और उसके तेल खरीदारों पर कोई नया प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार है, तो उन्होंने ब्रीफली आंसर किया, हाँ मैं तैयार हूं। इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने रशिया की इकोनॉमी तबाह करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने वाले जितने भी कंट्रीज हैं उन पर सेकेंडरी टैरिफ लगाते हुए रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर जाएगी। पुतिन को बातचीत करनी ही पड़ेगी। स्कॉट बेसेंट का यह भी आरोप है कि यह कदम रशिया की वॉर मशीन को मजबूत करता है। अमेरिका का यह कदम भारत की टेंशन बढ़ाने वाला है क्या? यह भी बड़ा सवाल है। इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि ट्रंप ने भारत पर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने पर 25% ज्यादा टैरिफ लगाया था। भारत की अब कुल मिलाकर 50% टैरिफ लागू है। आपको यह भी बताते हैं कि अमेरिका ये कदम क्यों उठा रहा है। यह अमेरिका की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है, अब इस बात को ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। अमेरिका इंडिया जैसे देशों पर आर्थिक दबाव बनाना चाहता है और ये भी आपको बता दें क्या इसकी स्ट्रैटेजी है, ट्रंप का क्या प्लान है, ये आप समझिए। इंडिया जैसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज पर अमेरिका जो है वो दबाव बनाना चाहता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि रशिया की आय का सोर्स बंद करना चाहता है अमेरिका। इसलिए बंद करना चाहता है क्योंकि जो क्रूड ऑयल से बिजनेस का फायदा रशिया को हो रहा है, चाहे वो चाइना हो या इंडिया क्यों ना हो, वो सोर्स ऑफ इनकम ही अमेरिका बंद करना चाहता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि रशिया के तेल की कीमत और मांग, सप्लाई एंड डिमांड पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि जो लोग रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, इस वजह से यूक्रेन और रशिया का वॉर खत्म नहीं हो रहा है और यही वजह है कि हम लगातार टैरिफ लगाते रहेंगे। लेकिन अमेरिका के और भी कई प्लान्स हैं। ये भी एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका ये चाहता है कि भारत अमेरिका से मिलिट्री और ऑयल ले? क्या ये तो कोई वजह नहीं है जिस वजह से इतने सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं? रशिया की इकोनॉमी को कमजोर करना चाहता है। रशिया इंडिया को डिस्काउंट पर ऑयल दे रहा है और ये ऑयल आने वाले वक्त में और भी लिए जाएंगे। मिलिट्री डिफेंस की बात की जाए तो S-400 पर और बातचीत चल रही है इंडिया और रशिया की लेकर। इन सभी चीजों को कमजोर करने की कोशिश अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है।
अमेरिका का रुतबा दुनिया में बढ़ाना है। हालांकि अमेरिका, ये इसमें कोई दो राह नहीं है कि अमेरिका बहुत बड़ी, सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन जिस तरह से विकल्प यहां पर हो रहा है, उस विकल्प को देखते हुए अमेरिका अपना दबदबा आने वाले वक्त में बढ़ाना चाहता है। एक तरफ तो ट्रंप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी कुछ महीने पहले अमेरिका भी आए थे। इतना ही नहीं, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की थी, उन्हें अपना दोस्त बताया था, महान नेता भी बताया था। दूसरी तरफ रूस के साथ जितना भी ट्रेड है, उस पर भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। ट्रंप के इस कदम से इंडिया के साथ साथ टर्की, चाइना, यूरोपियन यूनियन की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके इकोनॉमिक्स या इसके मैथमेटिक्स को समझेंगे तो ये आपको समझने की जरूरत है कि चाइना रशिया से 47% क्रूड ऑयल लेता है। इंडिया की बात की जाए तो चाइना के बाद इंडिया है। इंडिया आज की तारीख में रशिया से 38% क्रूड ऑयल खरीदता है। हम इंपोर्ट कराते हैं। पहले जो ये रशिया और यूक्रेन का वॉर था, तब ये 1 से 2% था। अब ये 38 से लेकर 40% तक आ गया है। यानी कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल का कंजम्पशन इंडिया में होता है, वो 38% रशिया से आता है। चीन के बाद भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है रशिया से क्रूड ऑयल का। टर्की तीसरे नंबर पर है, यूरोपियन यूनियन चौथे नंबर पर है। इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों ही, टर्की एंड यूरोपियन यूनियन 6% जो है क्रूड ऑयल लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रशिया की इकोनॉमी ऑयल ड्रिवन है, मिलिट्री ड्रिवन भी है। इस ऑयल का जो अच्छा खासा परसेंटेज है वो चाइना देता है और दूसरा इंडिया देता है। और यही बात अमेरिका को चुभ रही है, यही बात लगातार अमेरिका को चुभ रही है। अमेरिका ने एक के बाद एक कई ऐसे बयान दिए हैं जिस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप स्टैटिक नहीं रह पाए हैं। उनके जितने भी बयान ऑफ लेट आए हैं, उसमें एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। उनका सेक्रेटेरिएट कुछ बोलता है, वो खुद कुछ बोलते हैं। अगर हम बात एससीओ समिट की करें तो एससीओ समिट का जिक्र ट्रंप के टैरिफ प्लान को फेल करने के लिए काफी था। चाइना, रशिया, भारत का ये जो ट्रायो था, इसकी एकजुटता नजर आई थी, जिसे लेकर ट्रंप काफी अनकंफर्टेबल हो गए थे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। उन्होंने पोस्ट किया था कि चाइना और इंडिया को मैंने खो दिया है। उन्होंने पोस्ट किया था कि मैंने रशिया और चाइना को खो दिया है, रशिया और इंडिया को खो दिया है चीन के हाथों। फिर इंडिया और अमेरिका की दोस्ती को अटूट बताया। लेकिन अब दोबारा अमेरिका टैरिफ को एक हथियार बना रहा है और इस हथियार से वार करने की कोशिश कर रहा है। कभी सख्ती, कभी नर्म। ये बात ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठती है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी पॉलिटिक्स, जिनकी कंट्रोवर्सी रही है, उनका अंदाज भी उतना ही वियर्ड रहा है। चाहे उनके स्टेटमेंट्स हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी हो, चाहे उनका कंडक्ट हो, वो हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं। लाइमलाइट के साथ साथ वो हेडलाइंस में भी रहे हैं। ट्रंप के एक्शन, उनकी बातों को समझना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो अपने बयान पर कभी भी टिके नहीं रहते हैं। उनके ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिनको लेकर काफी तरह के कयास लगाए जाते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो खड़ा होता है। अमूमन ट्रंप हेडलाइंस में रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही मामले बताएंगे जो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, आखिर इतने वियर्ड क्यों हैं। ट्रंप को सोशल मीडिया का खुमार इस कदर है कि वो अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चीजें शेयर करते हैं। कई बार वो ऐसे दावे करते हैं जो लोगों को हैरान कर देता है। आपको ट्रंप के ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे पोस्ट भी दिखाएंगे। आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है। उनके स्टेटमेंट सुनिएगा। 2018 में ट्रंप ने पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे खुद को माफ करने का हक है। ये पोस्ट 2018 में किया गया था, लेकिन उन्होंने ये भी किया कि ऐसा मैं क्यों करूंगा जब कुछ गलत ही नहीं किया है। प्रेस कॉवी, ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया था। ये बात मई 2017 की है, जब ट्रंप ने ट्वीट किया था। आधी रात का वक्त था जब उन्होंने ऐसा शब्द लिखा था जिसके कोई मायने ही नहीं होते हैं। इसका मतलब आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। और तब #कॉफी वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा था। इसे सीक्रेट कोड भी समझा गया था। मुसोलिनी,
ये वर्ड था जो फरवरी 2016 में ट्रेंड किया था। इसको पोस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तब राष्ट्रपति चुनाव प्रचार चल रहा था और इस दौरान इसको रीट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। इटली की फासिस्ट बेनेटो मुसोलिनी का पोस्ट था। ट्रंप ने पूछा कि क्या वो डिक्टेटरशिप को बढ़ा रहे हैं, जिस पर ट्रंप ने कहा था कि कोर्ट कुछ मायने नहीं रखता है, बस अच्छा था। तो ये जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि उनकी माइंडसेट क्या है। काफी वियर्ड स्टेटमेंट है जो वो देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर बयानबाजी का मास्टर कहा जाता है क्योंकि वो हर बार किसी न किसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे देते हैं जो सबको चौंका देता है, जो हेडलाइंस बन जाता है, जिस पे हम और आप चर्चा करते हैं। आपको ट्रंप की वो स्टेटमेंट भी बताते हैं जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिस पर आप कई बार सोचेंगे कि क्या ये प्रेसिडेंट पद पर शोभा देता है। उन्होंने बोला था सैनिटाइजर का इंजेक्शन लगवा दो। कोविड का वो टाइम आपको याद होगा जब कोविड के दौरान ट्रंप ने अजीबोगरीब सलाह दी थी। 2040 में ट्रंप ने डॉक्टर से सवाल पूछा था, 2020 की बात कीजिए जब कोविड चल रहा था, कि सैनिटाइजर क्या बाहर के वायरस को मार सकता है? क्या डिसइंफेक्टेंट इंजेक्शन शरीर में डाल दें तो वायरस मर सकता है? आप सोचिए, ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था। वो कोविड जिसमें लोग डरे थे, लोग सहमे हुए थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स लगातार अवेयर कर रहे थे। तब उस पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये कह सकता है तो उसकी समझ क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ट्रंप के बयान, इसी स्टेटमेंट के बाद अमेरिका की सभी हेल्थ एजेंसियां अलर्ट पर आ गई थी। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ऐसे स्टेटमेंट को खतरनाक बताया था। अब आपको दूसरे स्टेटमेंट की तरफ लेकर चलते हैं। अब बात फरवरी 2017 की करेंगे। इतिहास लंबा है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा था कि स्वीडन में आतंकी हमला हो गया है। एक रैली कर रहे थे जिस दौरान उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि बीती रात को स्वीडन में क्या हुआ। ट्रंप ने स्टेटमेंट को ऐसे पोर्ट्रे किया था जैसे ये कोई आतंकी यानी कि टेररिस्ट हमला लग रहा था। उस समय जब ट्रंप ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था तो स्वीडन में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। स्वीडन की सरकार ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक और स्टेटमेंट जो 2024 में आया था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था, उन्होंने शार्क्स को लेकर स्टेटमेंट दिया था कि शार्क्स का खात्मा हो रहा है। 2024 में भी वो एक रैली कर रहे थे जब उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। एक किसी इमेजिनरी घटना का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रिक बोट डूब जाती है और पास में वहां शार्क होती है तो शार्क से बेहतर करंट लगवाना पसंद करेंगे। ट्रंप ने कहा था कि शार्क का खात्मा हो तो जीव वैज्ञानिकों ने शार्क को समुद्र यानी कि ओशन के लिए बहुत अहम बताया था, क्योंकि ये ओशन की बॉडीज होती हैं, ये उतनी ही जरूरी होती हैं जितनी लैंड की बॉडीज जरूरी होती हैं। यानी कि सब डिपार्टमेंट्स को डोनाल्ड ट्रंप ने ताक पर रख दिया था। ट्रंप के ऐसे अजीब और मनमौजी बर्ताव को लेकर कई तरह के रीजंस भी सामने आते हैं। कुछ साइकाइट्रिस्ट से पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देते हैं, तो उन साइकाइट्रिस्ट का ये कहना है कि ट्रंप को कॉन्फैबुलेशन है, यानी कि जो लोग झूठी कहानियां करते हैं, इसीलिए ट्रंप की बातें ऐसी होती है। किसी ने यह भी कहा कि ट्रंप जो है वो इंस्टिंक्ट ड्रिवन है, इसीलिए जल्दबाजी में वो फैसला लेते हैं, अच्छी तरह से सोच समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे मामले भी बताते हैं जो ये दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई काफी ज्यादा वियर्ड है। उन्होंने 2019 में फ्लोरिडा को हरिकेन डोरियन का खतरा बताया था। ट्रंप ने कहा था कि हरिकेन डोरियन का मैप भी दिखाया था और उस मैप पर मार्कर से अलग अलग जगह वो सर्कल बना रहे थे, जिसको लेकर लोगों को लगा कि ये तूफान अल्बामा को प्रभावित करेगा। ये सर्कल और किसी ने नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था। व्हाइट हाउस में हैमबर्गर की दावत दी थी उन्होंने। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पार्टी का आयोजन किया था। 2019 में फुटबॉल चैंपियन को फास्ट फूड खिलाया था। इस फास्ट फूड में, इस दावत में हैमबर्गर, पिज्जा परोसे गए थे। ये अब तक की व्हाइट हाउस की सबसे अजीब दावतों में से एक है। जर्नलिस्ट के साथ ट्रंप का रिलेशन कैसा रहा है, इसमें कोई विवाद नहीं है, ये जग जाहिर है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप जर्नलिस्ट के साथ कैसे हुआ करते थे। वो अगर किसी पत्रकार से हाथ मिलाते थे तो वो उसी कैमरे के सामने उस हाथ को पोंछते थे। एक बार तो उन्होंने पत्रकार का माइक भी छीना था।
ट्रंप से इमिग्रेंट्स को लेकर बदनाम करने पर एक सवाल पूछा गया था। उस पर ट्रंप जो है ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। उन्होंने रिपोर्टर से माइक छीन लिया और यह आदेश दिया कि इस रिपोर्टर की एंट्री व्हाइट हाउस में निलंबित हो जाए, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको न बुलाया जाए। एक 2015 में एक और मामला सामने आया था जब ईगल के साथ डोनाल्ड ट्रंप का फोटोशूट हुआ था। 2015 में ईगल के साथ ट्रंप ने फोटोशूट किया था। ईगल ने ट्रंप पर अटैक कर दिया था। इस ट्रंप पर ईगल अटैक का वीडियो वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पर ट्रंप का मजाक भी बना था। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर इसी तरह के मामले को लेकर चर्चित रहते हैं। अब आप ये समझिए कि रशिया ने भारत से तेल खरीदना जारी रखा है तो टैरिफ लगा दिया है। ये जो बिजनेस चल रहा है इंडिया की तरफ से रशिया में, बार बार भारत पाक युद्ध रोकने का वो दावा करते हैं, उसका क्रेडिट लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मेक अमेरिका ग्रेट बनाने का दावा करते हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जिसका हैट लगा के घूमते हैं, क्या वो कभी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अब बात करेंगे अपनी अगली स्टोरी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके सियासी कई ज्यादा मायने हैं। इकोनॉमिक तो है ही है, लेकिन पॉलिटिकल डायनामिक्स जापान का बदल रहा है। जापान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। जापानी पीएम शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इशिबा ने नवंबर 2024 में ही जापान के पीएम के तौर पर शपथ ली थी। सिर्फ 10 महीने बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इशिबा ने ये कदम सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी के भीतर एक क्राइसिस हो गया था, यानी कि एलडीपी जो पार्टी है उसके बीच में दो फेजेस आ गए थे। इसीलिए इस्तीफे का फैसला लिया गया है। और ये इस्तीफे का फैसला ऐसे वक्त आया है जब उनकी पार्टी एलडीपी और उनके जो काउंटरपार्ट्स थे, जो उनके अलायंस में थे, जुलाई में इलेक्शन हुआ था। इस इलेक्शन में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के चलते एलडीपी ने ऊपरी सदन में अपना बहुमत खो दिया था, जिससे पार्टी के भीतर काफी मतभेद हुआ था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुए थे, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे उनकी गवर्नेंस से। और इसका असर न सिर्फ जापान की पॉलिटिक्स पर पड़ा है, बल्कि अमेरिका और जापान के ट्रेड रिलेशंस पर पड़ा है, बायलैटरल ट्रेड पर पड़ा है, जापान की पूरी इकोनॉमी पर पड़ा है। जितने भी इंटरनेशनल समझौते हैं उस पर भी इसका असर देखने को मिला है। जापान की पॉलिटिक्स में इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नजर आ रही है, जो पिछले 5 साल से जारी है। यहां पर कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 3 साल तक टिक ही नहीं पा रहा है। पिछले प्राइम मिनिस्टर्स के कार्यकाल पर एक नजर डालते हैं ताकि आपको ये बात थोड़ी समझ में आए कि जापान का पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल लैंडस्केप इतना हिला हुआ क्यों है। 16 सितंबर 2020 से लेकर 4 अक्टूबर 2021 तक एक पीएम थे वहां पर, जिनका नाम योशिहिदे सुगा बताया जा रहा है। उसके बाद फुमियो किशिदा आए थे, जिनका फर्स्ट टेन्योर था 4 अक्टूबर 2021 से 10 नवंबर 2021 तक, सिर्फ 38 डेज। सेकेंड उनका कार्यकाल आया जो कि 10 नवंबर 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2024 तक था। अब बात करते हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, शिगेरू इशिबा की, जिनका पहला कार्यकाल 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 11 नवंबर 2024 तक था। और दूसरे कार्यकाल की बात की जाए तो वो 11 नवंबर 2024 से लेकर 7 सितंबर 2025 तक था। प्रधानमंत्री के इस कार्यकाल में बार बार हो रहे बदलाव की वजह से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर सत्ता संघर्ष और फ्रैक्शनल राजनीति मानी जा रही है। पहले की अगर प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए, किशिदा की बात की जाए, तो उनका टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 38 दिन का था। इशिबा का भी पहले कार्यकाल में लगभग 42 दिन का ही टेन्योर था। एक बार फिर पीएम पद में होने जा रहे बदलाव से इस देश की राजनीतिक भविष्य में एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर जापान का पॉलिटिकल लैंडस्केप में इतने वेव्स क्यों आ रहे हैं। जापान में अक्टूबर 2024 में हुए चुनाव में एलडीपी को गठबंधन को 465 में से सिर्फ 215 सीटें मिली थी। इस मैथमेटिक्स को समझिएगा, यहां पर बहुमत के लिए 233 सीटें चाहिए होती है। एलडीपी सबसे बड़ी पार्टी रही है, कोई दूसरा गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में था ही नहीं। लेकिन पीएम को सरकार चलाने के लिए अब ऑपोजिशन के समर्थन की जरूरत पड़ रही थी, और यही जापान का सबसे बड़ा संकट बन गया।
हालांकि पिछले 3 प्रधानमंत्री में जब उच्च सदन में बहुमत खोया था तो उन्होंने 2 महीने के भीतर इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में इशिबा पर भी दबाव बढ़ाया गया। जब दुनिया भर में टैरिफ को लेकर अमेरिका दबाव बना रहा था तो ऐसे में इशिबा ने इसी महीने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया था, जिसमें जापान की ऑटोमोबाइल पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया था। इस समझौते को इन्वेस्टर्स ने जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद माना था। इसके बदले में जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का वादा किया था। आप सोचिए, कोई कम आंकड़ा नहीं है। अगर बात करें जापान की, तो जापान और अमेरिका के बीच में व्यापार समझने की कोशिश करते हैं कि जापान और अमेरिका वर्ल्ड के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से शामिल हैं। अमेरिका और जापान को ट्रेड को समझिएगा, ये इस ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। अमेरिका से जापान का निर्यात कितना है? 7.7 लाख करोड़ का है, जिसमें कृषि उत्पाद है, विमान है और वैक्सीन है। साथ ही ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जापान से अमेरिका का निर्यात कितना है? 11.4 लाख करोड़, जिसमें ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मशीनरी भी है। जापान की ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ह्यूज है, लेकिन जापान की इकोनॉमी इसलिए डगमगाई है क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इंटरनेशनल लेवल पर जापान की ऑटोमोबाइल सेक्टर पर असर पड़ा है। जापान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पहले वो 4th थी, इसी साल एक नंबर पीछे आई है, इंडिया 4th बन चुकी है। हालांकि ये कहीं ना कहीं ये स्टैट दिखाता है कि क्या जापान का इंपोर्ट है और क्या जापान का एक्सपोर्ट रहा है। ये आंकड़े अपने आप में काफी कुछ बयां करते हैं कि जापान और अमेरिका के ट्रेड कैसे हैं। इस ट्रेड को समझने के लिए ये स्टैट्स आपने देखा। जीडीपी समझिए, जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तकनीकी और ऑटो क्षेत्र में जापान दुनिया का लीडर माना जाता है और वही ऑटोमोबाइल आज सफर कर रहा है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से कर रहा है। ट्रंप की टैरिफ का इंटरनेशनल जो रेपरकशन हुआ है उस वजह से भी सफर कर रहा है। जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो हमने आपको बताया। ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर जापान का माना जाता है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जापान ने जब ये अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% टैरिफ जापान पे लगाया था उसको 15 कर दिया था, लेकिन उसके बाद पीएम पद से इस्तीफा दे देना, इसके कनेक्शन कहीं ना कहीं जापान की इकोनॉमी, जापान के ट्रेड सेक्टर से जोड़कर देखे जा रहे हैं। उनकी खुद की पार्टी में 2 गुट हैं जो अपने पीएम के लिए ऑपोजिशन में आ गए हैं और इसीलिए जापान की जो पूरी मशीनरी है वो अफेक्ट हो रही है। ये समझने की आपको जरूरत होगी कि जापान का विकास और टूरिज्म वो भी अपने आप में काफी अहम योगदान माना जाता है। पर्यटन की बात करें तो टूरिज्म जापान की इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जापान इंपॉर्टेंट, अगर टूरिज्म की बात की जाए तो जापान की टूरिज्म में 34.3 ट्रिलियन डॉलर्स कमाता है। ये कोई कम आंकड़ा नहीं है। अमूमन कई टूरिस्ट हैं, आपने ऑफ लेट देखा होगा, जो जापान जाना चाहते हैं। जापान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। वर्ल्ड मैप में जापान का टूरिज्म बहुत अच्छा है। ऑफ लेट जापान में लोग बहुत टूरिस्ट थे जो जा रहे थे। ये आप जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जापान की सी, जापान के कार्गोस, जापान के पोर्ट्स, जापान का ट्रेड, जापान की इकोनॉमी, जापानीज कल्चर, ये आपने सब समझा। लेकिन कहीं ना कहीं जापान का जीडीपी डगमगाया है, कहीं ना कहीं जापान की एम्प्लॉयमेंट डगमगाई है और इसी एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो जापान के पीएम हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे दुनिया में बदलते रिश्तों की, क्योंकि ये दौर चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अब इस सीरीज जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जहां पर ट्रंप ने अपना टैरिफ लगा दिया है, टैरिफ का कार्ड खेल रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से भी अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस रेडी है। इंडिया अमेरिका के अलावा कई और देशों से संपर्क में है। टैरिफ वॉर की शुरुआत तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी, लेकिन उसके बाद इंडिया ने अपनी लिस्ट बनाई जहां वो उन देशों को शामिल कर रहा है जिनके साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं है, जिनके साथ व्यापार किया जा सकता है। चीन कार्ड तो भारत ने खेल लिया है। अब भारत की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप पर यह ध्यान में रखना होगा कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो कहां-कहां बिजनेस कर सकते हैं, और इसी रणनीति, इसी स्ट्रैटेजी के तहत शुरू होने जा रहा है ईरान और भारत के रिश्तों का एक नया अध्याय।
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की बात हुई है ईरान से और चाबार पोर्ट को लेकर चर्चा हुई है। ये चाबार पोर्ट का जो रूट है वो भी आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, चाबार पोर्ट के रूट की खास बात ये है कि ये पाकिस्तान को बाईपास करता है और सेंट्रल एशिया में इसके जितने भी बिजनेस होते हैं वो पाकिस्तान को बाईपास करके होते हैं। ट्रेड के जो रूट है इसको लेकर चर्चा हुई है। काफी $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। आने वाले वक्त में इंडिया अपने ट्रेड को और कैसे बढ़ाता है वो कहीं ना कहीं आप इस मैप से समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ आज मेरे साथ वर्ल्ड@4 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात देश दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।